चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बेसिकली आज देखिए हम लोग क्या देखने वाले हैं। तो आज हम लोग आप लोग के साथ जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम लोग आज जो है वो आपका पार्ट वन देखेंगे। ठीक है, पार्ट वन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए इतने टाइम से आप हमारे साथ लेक्चर्स कर रहे हैं, आपको पार्ट ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। पार्ट किसको कहते हैं, शेड्यूल किसको कहते हैं। और नहीं पता है तो प्रीवियस लेक्चर देखेंगे, पता चल जाएगा। दैट इज नथिंग टू वरी ऑल एट ऑल। तो इसमें हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, अब देखो समझो इस चीज को। ये टॉपिक जो है ना, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज कह सकते हैं। ठीक है, ये टॉपिक जो है वो मेंस में अगर आप देखेंगे ना तो मेंस में कुछ आपको ऐसे मिल जाएंगे जहां पर मतलब इश्यूज हैं इसमें जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से रेलिवेंट हो जाते हैं, और प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ कुछ रेलिवेंट चीजें हैं, वो सारी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। वनडे एग्जामिनेशन से रिलेटेड जितने भी चीजें हो सकती हैं उन सभी को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में जो आपका आर्टिकल आता है वो आता है आपका आर्टिकल नंबर 1 to 4। ठीक है, 1 से 4 तक जितने भी आर्टिकल्स हैं दे आर बेसिकली कंसिडरिंग अबाउट द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। उसमें आपको यूनियन एंड टेरिटरी की बात देखने के लिए मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, दैट इज योर आर्टिकल नंबर 1। हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 आर्टिकल से। तो बेसिकली जब हम 1 आर्टिकल को देखते हैं ना तो 1 आर्टिकल में क्या आपको देखने को मिलता है। तो व्हेन यू आर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द 1 आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल नंबर 1, तो यहाँ पर आपको इंडिया के नेम यानी नेम ऑफ द कंट्री एज वेल एज द पॉलिटी ऑफ द कंट्री, ये दो चीजों के बारे में पता चलता है। यानी कि नेम पता चलता है और पॉलिटी पता चलता है। नेम क्या पता चलता है, तो सर नेम पता चलता है इंडिया एंड भारत। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, भारत एंड द पॉलिटी आपको पता चलता है यूनियन। यूनियन मीन्स नॉट फेडरल, बट वेदर वी आर नॉट फेडरल, क्या हम लोग ऐसा कहेंगे कि हम फेडरल नहीं है। देखिए ट्रू फेडरेशन तो नहीं है, बट कैसे हम क्वासी फेडरल, बट फिर भी हम थोड़ा सा फेडरल वाला ये कॉन्टेक्स्ट को बात करेंगे। मतलब फेडरल कहना थोड़ा गलत, फेडरेशन नहीं है। क्या है ये कॉन्टेक्स्ट हम थोड़ा समझेंगे। उससे पहले देखिए आपको ये समझ आ गया कि इंडिया एंड भारत, यहाँ दो टर्म्स आए हैं, इंडिया एंड भारत। तो आप ये ना समझें कि इंडिया का जो हिंदी कोनोटेशन है वो भारत है, इंडिया एक नाम है भारत, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कॉन्टिन्यूस डिबेट हुए और डिबेट के बाद ये किया गया कि ठीक है दोनों ही नाम रखते हैं, इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, थोड़े दिन पहले ये न्यूज में भी था। तो इसमें बेसिकली क्या है, आर्टिकल 1 क्या कहता है कि इंडिया दैट इज भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट rather than a federation of state। अब हमें समझना होगा यहाँ पर कि when we are saying that India is the union of state, हम कह रहे हैं कि इंडिया, ये तो बहुत ही कॉन्टेक्सुअल है कि आप समझ गए नेम क्या है। यहाँ समझते हैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट, इंडिया इज ए यूनियन, यूनियन ऑफ इंडिया और यूनियन ऑफ स्टेट्स कहते हैं। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, और एक आपके सामने आता है फेडरेशन। ठीक है, फेडरेशन का आपको एग्जांपल कौन देखने के लिए मिलता है, सर यूएस देखने के लिए मिलता है। अब यूएस का कैसा कॉन्टेक्स्ट है थोड़ा इसे समझते हैं। देखिए हुआ क्या था एग्जैक्टली आपको पता होगा कि यूरोपियन पावर से जो है यूएस के जितने भी स्टेट्स हैं, दैट टाइम देयर वर 9 स्टेट्स। तो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था। ये सब हिस्ट्री उतना जानने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ कॉन्टेक्स्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो 9 स्टेट्स वर देयर, 9 स्टेट्स थे। 9 स्टेट्स ने अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में फोर्ट किया और उसके बाद अपने स्टेट्स को क्या किया, इंडिपेंडेंट किया। दे मेड देमसेल्फ इंडिपेंडेंट, बट व्हेन दे मेड देमसेल्फ इंडिपेंडेंट, when they made themselves independent there was one of the issue of their existence। मतलब उनके एग्जिस्टेंस पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वी कुड नॉट एग्जिस्ट अगर, क्योंकि फिर मान लेते हैं ये यूरोपियन कोई दूसरी यूरोपियन पावर, उस समय पता ही होगा आपको कि कॉलोनीज बनाने के और यूरोपियन पावर्स उस समय डोमिनेंट रोल प्ले कर रहे थे। तो दे डिसाइडेड दैट ओके अगर हमें एग्जिस्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, एक एग्रीमेंट करना होगा। हमें क्या करना होगा, एग्रीमेंट करना होगा। दैट टाइम एग्रीमेंट को हम फ्यूडस कहते थे, फ्यूडस।
एग्रीमेंट का ही दूसरा नाम है। एग्रीमेंट करना होगा कि वी आर यूनाइटेड, हम सभी क्या है, यूनाइटेड है, और हम लोग यूनाइटेडली किसी के साथ भी वोट करेंगे। यानी 9 स्टेट्स जो थे वो अपने एक साथ क्या हो गए, यूनाइटेड हो गए, और उसके बाद उन्होंने नाम दिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और आज अगर आप देखेंगे तो यही फिर और भी बहुत सारे ऐड हुए, और ये सारे होके आपके पास 50 स्टेट्स आ गए हैं यूएसए में। और इसके बाद एक और आपका इसका कैपिटल है, दैट इज वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वॉशिंगटन डीसी, ठीक है। तो इस तरह से करके आपके जो है वो 50 हो गए। तो ये बेसिकली क्या है, एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट, यही फेडस जो है बाद में चल के बना क्या, फेडरेशन, इससे ही टर्म कोनोटेट होता है, दैट इज फेडरेशन। यानी देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन दीज 9 स्टेट्स, और ये अब 50 हो गए, यानी 50 स्टेट्स के बीच में क्या है, अपने आप में एक एग्रीमेंट है कि ये। तो एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि कभी भी आप उस एग्रीमेंट को क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, एग्रीमेंट से विड्रॉ कर सकते हैं, अपने आप को अलग कर सकते हैं, ठीक है। और इसी कारण से एग्रीमेंट है तो सारे स्टेट्स के पास इक्वल पावर भी होंगे और कुछ ज्यादा पावर होंगे, जो हम लोग फेडरल स्ट्रक्चर में भी देखते हैं, डिवीजन ऑफ पावर। लेकिन यूनियन ऑफ स्टेट में क्या, तो यूनियन ऑफ स्टेट में पहला तो पता चल गया सर, फेडरेशन यानी एग्रीमेंट, फेडरेशन यानी क्या, एग्रीमेंट। तो यहां किसी भी तरह का एग्रीमेंट नहीं हुआ, यानी कि यहां पर अगर आप इंडिया में देखेंगे तो इंडिया में स्टेट्स जो है उनके बीच में कोई भी एग्रीमेंट देखने के लिए आपको नहीं मिलता है, ठीक है। इसे हम और थोड़ा डिटेल में भी देखेंगे। तो यहाँ इंडिया में आपको किसी भी तरह का एग्रीमेंट देखने के लिए नहीं मिलता है। यहाँ पर अगर एग्रीमेंट है तो यहाँ पर अगर एग्रीमेंट है तो उनके पास सिसीड होने का, अलग होने का भी क्या है, पावर्स हैं। दे हैव द राइट टू सिसीड, राइट टू सिसीड, उनके पास राइट है सिसीड करने का। तो क्या यूनियन होंगे तो आपके पास राइट होगा, नहीं सर। अगर आपके पास आपके बीच कोई एग्रीमेंट ही नहीं हुआ तो आपके पास किसी भी तरह का राइट नहीं है सिसीड होने का। इसी कारण से हम एक स्टेटमेंट ये कह सकते हैं कि इंडिया इज, और इंडिया इज एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन, इंडिया इज ए इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन। इसके बाद इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करें तो इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। अब इसको आप आगे समझेंगे जब हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 3 बेसिकली, तब आपको समझ आएगा ये पूरा स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहां तक आपको चीजें समझ आ गई होंगी कि यूनियन ऑफ इंडिया और फेडरेशन में बेसिक डिफरेंस क्या होता है और किस तरह से चीजें वर्क करती हैं, ठीक है। तो आपको पार्ट 1 का जो पहला आर्टिकल है वो हम लोग ने डील किया, आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। अब हम लोग ने समझा कि सर यहाँ पर तो हमें ये पता चल गया कि स्टेट्स आर बीइंग देयर, तो ये स्टेट्स का नाम कहाँ है, तो आपको देखने के लिए मिलेगा देयर इज समथिंग कॉल्ड ए शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में जो है वो आपको स्टेट्स देखने के लिए मिलते हैं और साथ साथ यूनियन टेरिटरी भी देखने के लिए मिलते हैं। यानी कि आपको स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी दोनों देखने के लिए यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा समझते हैं इस चीज को। दो टर्म आते हैं सर, एक आप बात करेंगे दैट इज टेरिटोरी ऑफ इंडिया, एंड देयर इज अनदर टर्म दैट इज योर यूनियन ऑफ इंडिया। आखिर ये दोनों में बीच में डिफरेंस क्या है? यूनियन ऑफ इंडिया एक नैरो टर्म है। यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब है सिर्फ स्टेट्स, जैसे अगर अभी की बात करें तो 28 स्टेट्स आ रहे हैं। टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या होते हैं, टेरिटरी ऑफ इंडिया में स्टेट्स होते हैं प्लस यूनियन टेरिटरी होते हैं प्लस अदर टेरिटरीज एज वेल। अदर टेरिटरीज का मतलब जो ऐसे टेरिटरी जो हम फर्दर एक्वायर करेंगे, क्योंकि आपके पास पावर है बीइंग अ सोवेन। मैंने बात किया था जब प्रियम्बल में डिस्कस कर रहे थे कि इंडिया एक सोवेन कंट्री है, और एक सोवेन कंट्री के पास किसी और कंट्री को एक्वायर करने का, क्योंकि इंटरनेशनल लॉज के अंतर्गत जो सिसीशन है, बहुत सारे आपको पावर्स दिए गए, उसके अंतर्गत आप किसी को भी सीसीड कर सकते हो। तो अगर इंडिया किसी को एक्वायर करता है तो वो, तो ये हो गए 28, ये 8 है, अभी याद रखिएगा 8 है। दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली आर बीइंग कंबाइंड। तो ये तो चेंज होता रहेगा, तो फिर उसके अनुसार है। तो ये टेरिटरी अपने आप में क्या है, ब्रॉड टर्म है, और यूनियन ऑफ इंडिया क्या है, एक अपने आप में नैरोअर टर्म है। तो यहां तक समझ आ गया आपको कि सर टेरिटरी में हमें 3 कैटेगरीज देखने के लिए मिलते हैं, स्टेट, एक्वायर्ड टेरिटरी और यूनियन टेरिटरी, ठीक है। और जब हम बात करते हैं यूनियन, तो यूनियन में तो सिर्फ आपका यही हो जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर ये भी चीज थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद तो फिर हम डिटेल में जब जाएंगे चीजों को लेकर तो फिर आपको समझ आ जाएगा।
स्टेट्स के साथ क्या है, इंडिया का एक फेडरल सेटअप हम लोग करते हैं, वो फेडरेशन वाले में भी हम लोगों ने थोड़ा डिस्कस किया था। फेडरल सेटअप यानी क्या है, डिवीजन ऑफ पावर आपको देखने के लिए मिलता है। डिवीजन ऑफ पावर कहने का मतलब क्या है कि आप देखेंगे, इफ यू हैव सीन द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको डिवीजन ऑफ पावर देखने के लिए मिला होगा। यानी कि वहां पर है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट सेंटर के लिए, स्टेट लिस्ट फॉर योर स्टेट्स, कॉन्करेंट लिस्ट फॉर योर बोथ, एंड एक रेसिडरी होगा, रेसिडरी जो है पावर्स वो यूनियन के पास है। तो इसमें आपको डिवीजन ऑफ पावर देखने के लिए मिलता है। तो स्टेट को अगर एडमिनिस्टर की बात करें तो स्टेट के लिए अपने स्टेट गवर्नमेंट्स होंगे, लेकिन वहीं पर अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें या फिर हम अदर टेरिटरी या फिर एक्वायर्ड टेरिटरी की बात करें तो इनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट इनसे क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज वाला जो पोर्शन है जब हम उसे देखेंगे तो आपको चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, तो यहां तक आपको चीजें समझ आ गई होगी। यूनियन टेरिटरी को अगर हम कहें तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यूनियन टेरिटरी इज सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरी। इसे हम सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरी भी कह सकते हैं क्योंकि सेंटर ही इसे एडमिनिस्टर कर रहा है। यहां तक आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। यहीं पर देखिए केस भी आ जाता है जो मैं थोड़ा यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ। ऑल्दो ये सारी चीजें तो उतनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वनडे एग्जाम जो आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं उसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देयर इज अ केस कॉल्ड एज एसआर बोमई केस। इसमें देखिए इस बात को कही गई है कि बेशक ही अगर हम बात करते हैं कि इंडिया में आपको ये देखने के लिए मिलता है कि इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट, तो यहाँ पर कहीं भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल टर्म या फेडरेशन नहीं देखने के लिए मिलेगा। फिर भी फेडरलिज्म, अगर हम इसको आइडियोलॉजी बना देते हैं, फेडरलिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्ट्रिन। तो जब हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे और फेडरेशन और फेडरलिज्म, यूनिटरी सिस्टम और फेडरल सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे तो इसको थोड़ा सा वहां पर देखेंगे। ठीक है, कि बेसिकली इसका कोनोटेशन कैसा है, बट ये आप समझें कि फेडरलिज्म जो है वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, दैट इज बीइंग द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, आपका पार्ट है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम द नेक्स्ट वन इज योर आर्टिकल नंबर 2। ठीक है, आर्टिकल नंबर 2 को थोड़ा समझते हैं। आर्टिकल नंबर 2 बेसिकली कहता क्या है, आर्टिकल नंबर 2 कहता है कि पार्लियामेंट मे बाय लॉ, मे बाय लॉ यानी इनका पावर है टू एडमिट न्यू स्टेट्स, यानी नए स्टेट्स को एडमिट यानी एडमिट कर सकता है, यानी कि दैट एडमिशन इंक्लूड कर सकता है। बेसिकली अगर कहें तो इंक्लूड कर सकता है। अब यहां पर हम कहेंगे कि इसे हम एक टर्म इसके लिए यूज करते हैं, दैट इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल टर्म, आप इसे याद रख सकते हैं, एक्सटर्नल रीएडजस्टमेंट। अब ये आपको समझ आएगा जब मैं थर्ड भी डिस्कस करूंगा तब, आर्टिकल थर्ड भी। ठीक है, इसको आप यहाँ ध्यान रखें। स्टेट्स यानी कि नए स्टेट्स को इंडिया में, यानी कि दैट इज द यूनियन ऑफ इंडिया, या कह लो टेरिटरी ऑफ इंडिया, दैट इज विल बी मोर यूजफुल टर्म, क्योंकि यूनियन में तो स्टेट्स आते हैं, टेरिटरी। तो इसमें नए स्टेट्स को ऐड किया जा सकता है। अब ये नए स्टेट्स कैसे, तो दो प्रकार के सर, दो प्रकार के नए स्टेट्स को इसमें किया जा सकता है। एक तो कोई ऐसा स्टेट जो कि एग्जिस्टिंग है, यानी कि पहले से वो स्टेट है, पहले से वो स्टेट है और आपने उसे इंडिया का पार्ट बना लिया, बीइंग, क्योंकि इंडिया एक सोवेन कंट्री है। तो अगर इंडिया एक सोवेन कंट्री है तो आप देखेंगे कि बीइंग सोवेन इंडिया एक्वायर कर सकता है टेरिटरी। तो एक तो ये स्टेट हो गया। दूसरा कि खुद से भी कोई स्टेट को क्रिएट कर सकता है। लेट से कोई जगह है जहां पर स्टेट नहीं है, अब उसे क्रिएट करके अपने अंदर ये कर सकता है। तो दो तरह के स्टेट्स की यहाँ बात कही गई है, यानी इंडिया दो तरह के स्टेट्स को ला सकता है, एक एग्जिस्टिंग स्टेट, दूसरा स्टेट क्रिएट कर सकता है। एग्जिस्टिंग स्टेट का मतलब लेट से पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसके कुछ टेरिटरी, कुछ पार्ट को इंडिया अपने में एक्वायर कर रहा है, तो वो एग्जिस्टिंग स्टेट है, पहले से है। कहीं पर कोई ऐसा एरिया है जो एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब लैंड है बट वहां पे किसी का स्टेट नहीं है, तो उसको क्रिएट करता है स्टेट और उसको फिर अपने अंदर ले लेता है, दैट इज इंडिया का पार्ट उसे बना लेता है। तो ये होता है बेसिकली। आर्टिकल 2 का अंतर मतलब क्या हो गया कि पार्लियामेंट मे बाय लॉ एडमिट न्यू स्टेट ऑन टर्म्स एंड कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशन इट मे डीम्स फिट। ठीक है, तो ये हो गया, पार्लियामेंट जो है वो आपके जो है नए टेरिटरीज को क्या कर सकता है, यानी नए स्टेट्स को अपने अंदर एक्वायर कर सकता है। ये पावर आर्टिकल 2 से देती है। ठीक है, तो एक्सटर्नल रीएडजस्टमेंट क्या हो गया,
सर आप देखेंगे कि ये क्या है, अपने आप में एक रीएडजस्टमेंट है, दैट इज जो टेरिटरी को आप एक इंक्लूड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो बाउंड्री है वो इंक्रीज हो रही है। लेट्स से इतनी आपकी बाउंड्री थी, आपने इतना टेरिटरी और ले लिया, तो ये क्या हुआ, एक अपना एक्सटर्नल रीएडजस्टमेंट हुआ। ठीक है, उसके बाद वहीं पर अगर हम बात करेंगे इंटरनल रीएडजस्टमेंट, तो इंटरनल रीएडजस्टमेंट जो है वो आपका आता है आर्टिकल 3 में। यानी लेट से कोई स्टेट इतना था, वो इतना हो गया और एक नया स्टेट बन गया, या फिर कोई ये स्टेट था वो बड़ा होके इतना हो गया, तो इस टाइप से इंटरनल रीएडजस्टमेंट होता है, ये हम देखेंगे। एक और आर्टिकल आता है, या आप देखेंगे कि बहुत जगह आपको डिस्कस नहीं मिलेगा, बुक जो भी आप पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत ये सब में दिया रहता है, इसलिए मैं आपको साथ डिस्कस कर रहा हूँ। दैट इज आर्टिकल नंबर 2A, दैट इज कॉल्ड योर एसोसिएट स्टेट का कॉन्सेप्ट है। देखिए इंडिया में सिर्फ एक ही स्टेट जो था, अब तो है भी नहीं, इसलिए इतना इसका रेलेवेंस नहीं है, दैट इज योर सिक्किम। सिक्किम जो है ना वो एक एसोसिएट स्टेट था। देखिए आपको पता होगा टिल इंडिपेंडेंस यहाँ पर जो है वो चोग्याल डायनेस्टी का रूल था। ठीक है, ठीक है, तो उसके बाद जब इंडिपेंडेंस मिला तो पाकिस्तान सॉरी सिक्किम जो है वो भारत का एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट के रूप में बना, और उसके बाद फिर इसे एक एसोसिएट स्टेट का क्या मिल जाता है, स्टेटस मिल जाता है। अब एसोसिएट स्टेट का मतलब क्या होता है, एसोसिएट स्टेट का मतलब क्या होता है कि जो भी डायनेस्टियां रूल करी है वो करेगी, लेकिन यहाँ के जो भी डिफेंस से रिलेटेड, या फिर यानी इनका भी प्रोटेक्शन कह सकते हैं, या फिर इनके एक्सटर्नल अफेयर्स, या फिर थर्ड थिंग दैट इज कम्युनिकेशन, ये तीनों पे कंट्रोल किसका रहेगा, इंडिया का रहेगा। और बाकी जो भी इनके इंटरनल मैटर्स हैं, लॉ एंड ऑर्डर एंड एवरीथिंग, वो ये डायनेस्टी अपना देखेगी। ठीक है, ये ऐसा था। फिर उसके बाद आपको पता होगा कि इसी के लिए फिर अगर आप देखेंगे तो सिक्किम के लिए देयर वाज 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल स्पेसिफिकली इनके लिए बनाया गया था। बाद में ये 10th शेड्यूल को एलिमिनेट मतलब डिलीट कर दिया गया कब, 36 अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत, क्योंकि 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 के अंतर्गत जो सिक्किम को है वो फुल स्टेट बना दिया गया था। ठीक है, अब स्टेट का मतलब देखिए पहले लेक्चर में बात किए थे, क्या होता है, पॉपुलेशन होना चाहिए, क्या होता है, क्योंकि ये देखेंगे 21 में प्री में आ चुका है सीएससी में, इसलिए आपको पता होना चाहिए। पॉपुलेशन होना चाहिए, गवर्नमेंट होना चाहिए, एक डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए, उस गवर्नमेंट की अपनी सोवेनिटी होनी चाहिए, ये सारी चीजें हम बेसिक लेक्चर में देखे हैं इसको। तो 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत इसे एसोसिएट स्टेट के अंतर्गत से हटा दिया गया था और इसको एक फुल फ्लैश स्टेट बना दिया गया। बेसिकली रेफरेंडम हुआ था, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो सिंबल होता है, और उसके बाद फिर इसे कर लिया था, तो 10 शेड्यूल हट गया। इसके बाद भी अगर अभी भी देखेंगे तो 10 शेड्यूल तो एग्जिस्ट करता ही है। इसके बाद 52nd अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत एंटी डिफेक्शन लॉ जो है उसके लिए इसे फिर ऐड कर लिया गया था, दैट इज रिलेटेड टू द मेंबर ऑफ जो डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर्स का होता है उन सभी से रिलेटेड ये सारी चीजें। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। सर अब आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 3 पे। ठीक है, जस्ट मिनट, यस। तो थोड़ा हम आर्टिकल नंबर 3 को समझते हैं। सर जब हम आर्टिकल 3 को देखते हैं ना, आर्टिकल 3 बहुत ही मजेदार है क्योंकि ये बात करता है इंटरनल रीएडजस्टमेंट को। कैसे, हाउ अ न्यू स्टेट इज क्रिएटेड। कोई स्टेट है, एग्जिस्टिंग स्टेट है, वो इंडिया का पार्ट बन गया, ठीक है, लेकिन अब नया स्टेट किस तरह से बनता है। लेट्स से नया स्टेट की बात करते हैं, तो नया स्टेट कैसे, अगर आप देखेंगे लेटेस्ट में तो यू विल सी तेलंगाना इज बिंग देयर। तेलंगाना जो है वो 29, अगर आप देखेंगे कि आपको 1 से ऐसे शेड्यूल्स में दिए गए 1 2 3 ऐसे करके, तो इस तरह से करके 29 नंबर पे आपका तेलंगाना ऐड हुआ था। फिर अभी क्या हो गया, आपके 28 हो गए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो 12th नंबर में आपका जम्मू एंड कश्मीर था उसे हटा दिया गया, तो अब ये 28 हो गए। तो इस तरह से करके शेड्यूल में दिया हुआ है ये सारी चीजें। तो नया स्टेट किस तरह से क्रिएट होता है, आखिर इसका प्रोसेस क्या है, तो अब ये समझे यहां पर किस स्टेट की बात हो रही है। आर्टिकल 2 में तो उस स्टेट की बात हो रही है जो इंडिया का पार्ट नहीं है, वी आर ट्राइंग टू मेक इट द पार्ट ऑफ इंडिया। यहां पर एक ऐसे स्टेट की बात कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी इंडिया का पार्ट है। वी आर टॉकिंग अबाउट दैट स्टेट जो इंडिया का पार्ट है, जो पहले से ही इंडिया का पार्ट है, उसकी बात कर रहे हैं। अब इसमें एडजस्टमेंट कैसे देखिए, 4 प्रोसेसेस इसमें होते हैं, बहुत ही सिंपल सिंपल। सबसे पहले एक बिल बनाया जाएगा, तो ये बिल इंट्रोड्यूस कहाँ किया जाता है, तो सर पार्लियामेंट में इस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। पार्लियामेंट में इस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है पहला। इसके लिए क्या है, पार्लियामेंट में इसे इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको चाहिए प्रायर रिकमेंडेशन, और कह लो तो प्रायर परमिशन।
प्रायर परमिशन चाहिए होता है किसका? तो सर प्रेसिडेंट का चाहिए। तो आप जब परमिशन लेने के लिए इस बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले आप लेके जाएंगे प्रेसिडेंट के पास उनकी परमिशन लेने के लिए। जैसे ही आप प्रेसिडेंट के पास लेके जाएंगे, दिस इज द वर्क ऑफ प्रेसिडेंट कि वो जो कंसर्न जिस स्टेट की बात हो रही है, लेट्स से बिहार और झारखंड को अलग करना है, ठीक है, ठीक है। 2000 में हुआ था। 2000 में जो तीनों मेजर, अगर आप देखेंगे 2000 में तीनों मेजर हुए हैं, यानी कि अगर आप बात करते हैं बिहार झारखंड, अगर आप बात करते हैं यूपी एंड उत्तराखंड, ये दो अलग हुए, ये दो अलग हुए, देन मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, ये सारी चीजें, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं होती। देखिए यहाँ पर आगे आप कहेंगे भी कि जो सारे ऑर्गेनाइजेशन कब कब किसी स्टेट का हुआ है, वो सारे आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप किसी भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए जरूरत नहीं है, फिर भी मैं वो टेबल आपको प्रोवाइड करूंगा, लेकिन उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप टेस्ट सीरीज में टेस्ट सीरीज वाले क्वेश्चंस बनाते हैं आलतू फालतू, किसी की जरूरत नहीं है। अगर बना रहे हैं छोड़ दीजिए उसे, एग्जाम में आपको नहीं आता है इस तरह की क्वेश्चन, इररेलेवेंट है। कोई स्टेट बेसिस का प्रिपरेशन करें, सिर्फ वो स्टेट को देख लें, बिहार का प्रिपरेशन करें बिहार का देख लें, यूपी का करें यूपी का, दैट्स इज ओके, ठीक है। तो प्रेसिडेंट का ये ड्यूटी है दैट वो जो कंसर्न, जैसे बिहार और झारखंड को अलग अगर किया जा रहा है, तो बिहार के जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, वहां पर लेके जाया जाएगा फॉर देयर व्यूज, ठीक है। फिर उनको एक कंसर्न टाइम, एक टाइम उनको दिया जाएगा, टाइम फ्रेम, और उस टाइम फ्रेम में उन्हें रिप्लाई करना होगा। अगर वो कुछ भी रिप्लाई करे या फिर उस टाइम के अंदर रिप्लाई ना करे, दोनों ही केसेस में ये माना जाएगा कि ठीक है, ओके, ये सेटिस्फाइड। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं भी है तो भी, क्योंकि जो भी वो व्यू देंगे उसके उसको ये करना प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है। हो सकता है हाँ कि अगर वो व्यू देते हैं और प्रेसिडेंट को लगता है कि ठीक है तो कर सकते हैं, लेकिन बाउंड नहीं है, यानी कि प्रेसिडेंट जो चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना वाला में देखेंगे, आंध्र प्रदेश वॉज नॉट रेडी बट स्टिल, तो इस तरह से होता है। उसके बाद जब प्रेसिडेंट के पास आ जाएगा तो फिर उसके बाद प्रेसिडेंट, फिर ये जो बिल है वो परमिशन मिल जाएगा प्रेसिडेंट का, उसके बाद फिर ये बिल इंट्रोड्यूस होगा, और उसके बाद फिर जो भी हुआ है, मतलब फॉर एग्जांपल बिहार एंड झारखंड को आपको बाइफरगेट करना है तो आप बाइफरगेट कर देंगे। इसी तरह से आपके होते हैं। तो ये आपका टोटल प्रोसेस है, 4 प्रोसेस इसमें होते हैं, वो चारों प्रोसेस आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है सर आर्टिकल नंबर, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज आर्टिकल नंबर, ठीक है। आर्टिकल नंबर 4, आर्टिकल नंबर 4 देखिए इसमें मेजॉरिटी लगती है सिंपल, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए आर्टिकल नंबर 4 ये कहता है कि कोई भी तरह की जो चेंजेस कर रहे हैं, एनीथिंग दैट वी आर चेंजिंग, एनीथिंग दैट वी आर चेंजिंग इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल नंबर 2 एंड 3, आर्टिकल 2 की मदद से या 3 की मदद से अगर हम कोई भी चेंजेस कर रहे हैं, इसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं माना जाएगा। दिस इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसके लिए आपको सिर्फ चाहिए सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है। अब यहां पर ऐसा मेंशन करने की क्या जरूरत है, वाई टू मेंशन दिस, क्यों इसे मेंशन किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किसे नहीं माना जाए? बिकॉज अगर आप देखें, अगर आर्टिकल किसी में भी जैसे 2 में या 3 में चेंजेस होती हैं, यानी 2 और 3 के पावर को अगर पार्लियामेंट इस्तेमाल करता है, यानी कि चेंजेस होंगी तो कहां सबसे पहले चेंजेस आएंगी? शेड्यूल में चेंजेस आएंगे, क्योंकि शेड्यूल 1 कंटेन्स द नेम ऑफ द स्टेट एज वेल एज यूनियन टेरिटरी। तो शेड्यूल नंबर 1 में क्या आपको देखने के लिए मिलेगा? चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। तो जब आपको शेड्यूल 1 में चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे तो बार बार आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं करेंगे। इसी कारण से यहाँ पे सिंप्लीफाई किया गया कि सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा, कोई स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं है। अब देखिए सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है सर? प्रेजेंट एंड वोटिंग 50% प्लस 1, इसमें दोनों कंडीशन होना चाहिए, प्रेजेंट एंड वोटिंग। लेट्स से 100 में टोटल स्ट्रेंथ है, हाइपोथेटिकल हम लोग ले रहे हैं, इसमें से 90 प्रेजेंट है और लेट से 70 वोट कर रहे हैं, 20 नहीं कर रहे, तो इसका 50% प्लस 1 चाहिए, 36, ठीक है। इस तरह से होता है, यानी प्रेजेंट एंड वोटिंग, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये समझना कि प्रेजेंट भी हो, साथ साथ क्या कर रहे हो? वोट भी कर रहे हैं, ठीक है। अब आर्टिकल 3 में एक चीज हम देखते हैं सर, कि आर्टिकल 3 में हम लोगों ने बात किया कि ठीक है प्रेसिडेंट जो है वो परमिशन लेने के लिए जाएगा। आप बोलेंगे सर 6 स्टेट्स तो ऐसे हैं, 6 स्टेट्स आर देयर जहां पर तो 2 हाउसेज होते हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे, बिहार, यूपी, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। इसी तरह से मैंने भी याद रखा है, आप भी याद रखेंगे,
इजी है, ठीक है। बिहार के बगल में यूपी, कर्नाटका के ऊपर नीचे महाराष्ट्र, तेलंगाना, और ये इस तरह से याद रहता है इजीली। 6 स्टेट्स हैं जहां बाइकैमलर है, ठीक है, 2 हाउसेज हैं। तो 2 हाउसेज हैं आपके। तो अगर मान लेते हैं प्रेसिडेंट जाता है तो किसके पास जाएगा, क्योंकि 2 हाउसेज हैं, तो यहां आप समझे कि उन्हें सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास जाना है। ये बात जो है वो कहां से निकल के आई थी, कि होतो हुल्हन केस के अंतर्गत जो है इस बात को देखा गया कि जो है अगर आप जा रहे हैं तो आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास जा रहे हैं, ना कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास जा रहे हैं, ठीक है। ये बात हो गई। तो हम लोगों ने चारों आर्टिकल्स को देख लिया बहुत ही ज्यादा डिटेल में। थोड़ा सा जो है एक और टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं ऐसे तो डिस्कस करने के लिए, बट कुछ कुछ और हम लोग देख लेते हैं। सर एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, ताकि थोड़ा सा इतिहास से आप थोड़ी चीजों को क्या कर सकें, लिंक कर सकें, ठीक है। देखिए हिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो आपको पता होगा कि इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। 1947 में आपको इंडिपेंडेंस मिलता है, जहां पर जो है वो 552 प्रिंसली स्टेट्स थे, और 552 प्रिंसली स्टेट में से 549 इजीली जो है वो इंडिया का पार्ट बन गए थे, 3 बच गए थे, जिसमें आपका हैदराबाद है। तो हैदराबाद को बाद में पुलिस एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन पोलो के अंतर्गत इंडिया का पार्ट बना लिया गया। फिर जूनागढ़ है, तो जूनागढ़ को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के अंतर्गत बना लिया गया था। इस तरह से आपकी चीजें हुई थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो हिस्ट्री है, दैट इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, आपके लिए उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। इम्पोर्टेंट कहाँ से आता है, यहाँ देखिए, जब इंडिपेंडेंस मिल गया, इंडिया के पार्ट इंडिया के पार्ट बन गए 552, तो क्या था कि कैटेगरीज बने हुए थे। यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होगा, दैट इज ए, बी, सी एंड डी। ये 4 आपको कैटेगरीज बने हुए थे। 4 कैटेगरीज में सारे जो स्टेट्स हैं वो थे। पहला 4 में ए में जो आते थे वो ऐसे थे जो गवर्नर रूल करते थे, ठीक है। बी में आते थे वो सारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे, यानी कि यहाँ पर गवर्नर रूल कर रहे हैं, ठीक है। प्रिंसली स्टेट वो प्रिंसेस के रजवाड़े जिसे हम कहते हैं। ये जो थे वो चीफ कमिश्नरेट थे, यानी कि अगर आज के अनुसार देखें तो यूटी, ठीक है। और उसके बाद डी में आपका अंडमान एंड निकोबार आता था, ठीक है। ये सब समझ नहीं आ रहा तो जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो पास्ट था, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो समझना अभी। उसके बाद क्या हुआ कि ये सारी चीजें तो थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि फिर लगातार स्टेट्स का डिमांड उठने लगा, खासकर लिंग्विस्टिक बेसिस पे। तो इसके लिए पहला एक कमीशन बनाया गया, दैट इज धार कमीशन। ये गवर्नमेंट ने इसे फॉर्म किया था, गवर्नमेंट ने इसे धार कमीशन को फॉर्म किया। और धार कमीशन को बनाया गया टू सजेस्ट दैट लिंग्विस्टिक स्टेट, यानी लैंग्वेज के बेसिस पे क्या स्टेट बनाना चाहिए। तो इनका सजेशन था बाद में नो, कि धार कमीशन ने क्लियरली कह दिया कि नहीं बनना चाहिए। उसके बाद फिर कांग्रेस उस समय पावर में थी, तो कांग्रेस ने फिर, क्योंकि बार बार डिमांड उठ रहा था, ये गवर्नमेंट की कमेटी थी, ये कांग्रेस की कमेटी थी, ये गवर्नमेंट की नहीं थी। तो जेवीपी कमेटी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पटाभी सीतारमैया, यस, आई थिंक जस्ट चेक इट दिस पी, आई फॉरगॉटन आउट, ठीक है। तो इन्होंने भी, मैं इसको कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक है, बट आई थिंक आई एम करेक्ट। तो इन्होंने भी बाद में कहा कि नहीं, मतलब लिंग्विस्टिक लैंग्वेज बेसिस पे ये नहीं बनते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये 1953 की बात है। 1953 में आपका लगातार जो है प्रोटेस्ट होने लग गए। उसके बाद द फेमस पर्सनालिटी हुज नेम इज रामुलू, ठीक है, पोटी श्री रामुलू, इन्होंने फास्ट अनटू डेथ कर दिया फॉर लिंग्विस्टिक स्टेट आंध्रा। इनके बाद इनकी डेथ हो गई। डेथ के बाद बहुत वायलेंस हुआ, और वायलेंस के बाद ये हुआ कि आंध्रा को एक लिंग्विस्टिक स्टेट, यानी कह सकते हैं फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट जो है बना दिया गया, यानी आंध्रा और मैड्रास को अलग कर दिया गया और आंध्रा को एक स्टेट बना दिया गया। इसके बाद आप समझ सकते हैं कि अगर एक के पास कुछ आ जाए तो फिर डिमांड उठने लग जाएगा। यहाँ पर हुआ फिर डिमांड राइज, डिमांड होने लग गया हर तरफ से कि वी ऑल्सो वांट टू हैव दी, हमें भी जो है वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे हमें अपना स्टेट बनाना है। तो इस डिमांड को देखते हुए फिर बाद में एक कमिटी बनाई गई, दैट इज कॉल्ड जस्टिस फजल अली कमीशन, ठीक है।
इसमें 3 मेंबर थे, फजल अली एक थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, अगर आपको याद हो तो सीडीएस में ये क्वेश्चन आया है 2020 में। दैट इज HN Kunjuru, then KM पानीकर इज बिंग देयर। तो ये 3 मेंबर्स थे। बाद में इनका क्या था कि ठीक है लैंग्वेज के बेसिस बनना चाहिए, लेकिन इन्होंने कहा कि वन स्टेट वन लैंग्वेज होना चाहिए क्या, तो नहीं, इसको वन स्टेट वन लैंग्वेज को स्ट्रिक्टली इन्होंने मना कर दिया। और इन्होंने कहा, इन्होंने बहुत सारे कंडीशंस बेसिकली बनाए। कुछ कंडीशंस इन्होंने बताए कि देखिए लैंग्वेज के बेसिस पे बनाया जा सकता है, बट एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को देखा जाएगा और उस बेसिस पे चीजों को किया जाएगा। तो इस तरह से जो है वो आप देखेंगे कि फजल अली कमीशन ने जो चीजों को यहाँ पर बताया कि किस तरह से होना चाहिए, और इसी के बेसिस पर अगर आप देखते हैं तो फिर आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है 1956 वाला वो आता है। और उसके बाद फिर स्टेट का फॉर्मेशन होता है, और इसमें अगर स्टेट की फॉर्मेशन की बात करें तो उस समय 14 स्टेट और उसके बाद 6 यूनियन टेरिटरीज उस समय फॉर्म होते हैं, और ये सारा जो सिस्टम है वो खत्म होता है, और उसके बाद फिर 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनती हैं, और उसके बाद चीजें फिर इवॉल्व होती हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या चीजें डिस्कस करने लायक है। डिस्कस करने के लिए ये सारे हैं कि हम डिस्कस करें कि क्या स्मॉल स्टेट्स होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, क्या लिंग्विस्टिक होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, क्या है उनके प्रोज, क्या है कौन। आपको मेंस नहीं देना, और बिल्कुल अगर देना भी है, जैसे प्री वाले अगर हैं आप यूपीएससी सीएससी वाले, तो फिर ये मेंस बैच नहीं है, ये सिर्फ वन डे एग्जामिनेशन बैचेस हैं। तो यहाँ पर हम उन चीजों को डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, कभी और मौका मिलता है तो डिस्कस कर लेंगे। और भी अभी हम बहुत सारी चीजें हैं जो डिस्कस करने वाली है, उसे हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। इतनी चीजें आपके साथ डिस्कस हो जाएंगी। और उसके बाद देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, जैसे कि यहाँ आप मैंने एक चीज मिस की है, और ये आप देखेंगे कि आमतौर पे हर कोई मिस कर रहा है। लेट से अगर आप किसी भी एक्स कोचिंग में पढ़ रहे हैं, मैं आपको चैलेंज दे सकता हूँ कि आप देख लेंगे किसी में भी आपको, देखिए यहाँ पर ये बात तो बताई जाती है कि इस तरह से ये प्रोसेस चलता है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि सर यूनियन टेरिटरी में चेंज करना है, जैसे दमन एंड दीव दादरा एंड नागर हवेली को ऐड कर लिया, कैसे कर लिया गया, यहाँ तो स्टेट्स की मैं बात कर रहा हूँ तो यूनियन टेरिटरी भी आ जाएगा, ठीक है, वो समझ आएगी। ये प्रोसेस होता किस तरह से, वहां तो कुछ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है ही नहीं। अगर दिल्ली की बात हो तो अलग बात है, पुडुचेरी की बात हो तो अलग बात है, जम्मू कश्मीर की बात हो तो अलग बात है, बट बहुत सारे ऐसे हैं। दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली में तो लेजिस्लेटिव असेंबली है ही नहीं, तो फिर क्या, ये बात आपको शायद नहीं पता होगी और कोई बताता भी नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ सर कि प्रेसिडेंट, फिर यहाँ पर प्रेसिडेंट की परमिशन ली जाती है और बस खत्म। इसके बाद यहाँ आगे कुछ भी नहीं चलता, यहीं से सिर्फ डायरेक्ट पार्लियामेंट जो है वो बिल इंट्रोड्यूस करता है, और जो चेंजेस करना होता है एब्सोल्यूट पावर के अंतर्गत उसे कर लेता है, क्योंकि जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। तो सेंट्रली जब है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए जो भी है वो सारी चीजें ले लेता है, ठीक है। तो ये चीज थी। उसके बाद सर हम अगर बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, थोड़ा सा बात करेंगे, बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर का भी रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और ये तो अब ऑलमोस्ट सभी को पता चल गया होगा, बट फिर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जिन्हें नहीं पता उससे रिलेटेड, तो थोड़ा सा देखिए आर्टिकल 370 आपको पता होगा, जिसके अंतर्गत जो है वो उनके पास बहुत सारे पावर्स थे, अपने कॉन्स्टिट्यूशन रखने का एक स्पेशल स्टेटस था, ये सारी चीजें थी, बट इसे 2019 में खत्म कर दिया गया, ठीक है। और 2019 में एक लॉ लाया गया जिसे हम कहते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू कश्मीर ऑर्डर 2019, ठीक है। इसके अंतर्गत चीजों को खत्म कर दिया गया। ये सारी चीजें हमें नहीं देखनी, हमें जो देखनी है उसके अंतर्गत हुआ क्या, तो उसके अंतर्गत सर ये हुआ जम्मू एंड कश्मीर एंड देयर वाज अ यूटी ऑफ लद्दाख, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर को भी यूटी बना दिया गया, इसे भी यूटी बना दिया गया, ठीक है। डिफरेंस क्या है, इस यूटी में आपको लेजिस्लेचर यानी लेजिस्लेटिव असेंबली दिया गया, ये विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ। लद्दाख वाले में आपके पास कारगिल, दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं बेसिकली, एक है कारगिल दूसरा है लेह, ये दो डिस्ट्रिक्ट्स आपको लद्दाख में देखने के लिए मिलते हैं। और अगर हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, तो जम्मू एंड कश्मीर में बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएंगे कारगिल और लेह को छोड़ के, और ये आपका यूटी है, ये भी यूटी है, ये लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ। तो लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ तीन हो गए, ठीक है, दिल्ली, पुडुचेरी एंड देन योर जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम देखते हैं, तो हम बात करेंगे कि आखिर हम उतने देर से यूटी की बात कर रहे हैं, स्टेट तो समझ आ जाता है, स्टेट के लिए तो हम लोग डेडिकेटेड भी हैं, क्योंकि पार्ट 6 ही पूरा डेडिकेटेड है स्टेट लेजिस्लेचर पे, और हम आगे डिस्कस भी करेंगे। लेकिन हमें थोड़ा समझना होगा कि सर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटीज किस तरह से होता है। तो ये समझने के लिए सर आपको देखिए आर्टिकल नंबर दैट इज 239
टू 241 को देखने की जरूरत है, जो आपका आता है पार्ट 8 के अंतर्गत। ठीक है, पार्ट 8 के अंतर्गत। ठीक है, तो जब हम वहां डिस्कस करेंगे ना, वहां पे स्पेशल स्टेटस ये सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो है ना सारी कुछ चीजें जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा होती है। प्रेसिडेंट के द्वारा, या फिर टू बी मोर स्पेसिफिक प्रेसिडेंट जो भी एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करता है उनके द्वारा होता है। तो जिस तरह से अगर आप यहाँ देखेंगे कि प्रेसिडेंट क्या है, हेड ऑफ द स्टेट है, गवर्नर क्या है, हेड ऑफ द स्टेट है, यानी ये हेड ऑफ द स्टेट कहने का मतलब कंट्री वाला स्टेट की बात करें, इंडियन स्टेट, और ये गवर्नर आपके स्टेट वाले हो गए, गवर्नर ऑफ बिहार, यूपी, ऐसे। और उसके बाद फिर ये एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो हेड नहीं होते, ये तो अपने आप में एजेंट होते हैं, एजेंट ऑफ व्हाट, प्रेसिडेंट। ठीक है, उसके बाद आपने देखा होगा कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये आपको देखने के लिए कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो दिल्ली में देखने के लिए मिल जाएंगे, पुडुचेरी में देखने के लिए मिल जाएंगे, अंडमान एंड निकोबार में देखने के लिए मिलेंगे, जम्मू कश्मीर में देखने के लिए, लद्दाख में देखने के लिए। यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटर हेड जो है वो कौन होते हैं, एलजी, उन्हें एलजी कहते हैं बेसिकली, लेजिस्लेटिव गवर्नर। और बाकी जो भी बच गया आपके, चंडीगढ़ है, दादरा नागर हवेली है, दमन एंड दीव, ये सारे लक्षद्वीप है, ये यहाँ पर आपके एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद फिर मैंने बता ही दिया कि तीन हमारे हैं जो कि जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिलती है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी तो यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी होंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर, तीन टू, दिल्ली, देन आप पुडुचेरी एंड योर जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये तीन होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद देखिए जो कुछ चीजें हैं वो आपको थोड़ी समझनी होगी कि लेजिस्लेटिव असेंबली अगर दिल्ली में है तो क्या। तो देखिए यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर का पावर आ गया। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली है तो मेकिंग पावर आ गई। तो स्टेट लिस्ट के अंतर्गत जो भी सब्जेक्ट्स हैं ना उस पर ये अपने लॉ बना सकते हैं, एक्सेप्ट तीन ऐसे हैं जिसपे ये नहीं बना सकते, बाकी सारे पे बनाएंगे। एक है पब्लिक ऑर्डर, दूसरा है पुलिस, तीसरा है लैंड। ये तीन जो है ना, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, लैंड, इन तीनों पे जो है वो पार्लियामेंट ही बनाएगी इनके लिए लॉ। बाकी जितने भी स्टेट लिस्ट में आपको सब्जेक्ट्स देखने के लिए मिलते हैं उस पे इनकी लेजिस्लेटिव असेंबली बनाती है। उसी तरह से अगर पुडुचेरी की बात करें तो पुडुचेरी में जो है वो सारे ही जो है स्टेट लिस्ट के, और यहाँ तक कि कॉन्करेंट लिस्ट पे आ जाएगा, डेफिनेटली कॉन्करेंट लिस्ट भी आएगा, क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट भी होता है। तो यहाँ स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट दोनों पे सारे, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। वहीं अगर जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो वहां पर भी वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो सारे लॉ बना सकती है, स्टेट लिस्ट के भी, कॉन्करेंट लिस्ट के भी। एक्सेप्शंस वहां पे सिर्फ दो हैं, वहां पर है आपका पब्लिक ऑर्डर और पुलिस। ठीक है, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस को अगर हम छोड़ दें तो फिर बाकी सारे में बन जा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगर आप बात करेंगे, फिर यहाँ पर बहुत सारे क्वेरीज तो बहुत आते हैं। एक्वायर्ड टेरिटरीज की बात करेंगे तो सर एक्वायर्ड टेरिटरीज की कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बात नहीं है, बस इतनी बात कहेंगे ये कि पार्लियामेंट जो है वो उसको एडमिनिस्टर करता है, तो पार्लियामेंट के अंतर्गत वो आ जाती है चीजें। ठीक है, इतनी बातें आपको शायद यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। और बहुत सारी हम लोगों ने चीजों को डिस्कस किया, कुछ अमेंडमेंट डिस्कस कर लेते हैं जो थोड़े इससे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1956 में। तो बेसिकली इस अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत क्या था कि जो जोनल काउंसिल्स का क्रिएशन हुआ था। ठीक है, अब जोनल काउंसिल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चल के, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि होम मिनिस्टर इज बीइंग द हेड ऑफ दिस दिस दिस। ये 5 होते हैं, जिसमें 4 तो इसी समय बन गए थे, फिर एक 1971 में या 1972 में एक एक्ट के अंतर्गत नॉर्थ ईस्ट का जोनल काउंसिल बना था। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। एक और आपका 100th है, 100th में आप देखेंगे लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ था बेसिकली इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में। तो उससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 के अंतर्गत आती है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर लेंगे। कुछ हम पावर्स को डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। देखिए सारी चीजें हम वन बाय वन करके डिस्कस कर लेंगे ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप थोड़ा समझें। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉज, टू मेक लॉज ऑन व्हाट, टू मेक लॉज फॉर द यूनियन एंड टेरिटरी। क्योंकि बार बार हम कह रहे हैं कि यूनियन टेरिटरी के लिए जो पावर्स हैं वो पार्लियामेंट को दी गई है। तो कैसे, मतलब जो जैसे बच गए, लेट से हम लोग बात कर लिए कि 3 में तो लेजिस्लेटिव असेंबली है, बाकी की हम थोड़ा बात कर लेते हैं। तो देखिए पार्लियामेंट के पास एब्सोल्यूट पावर हो जाएगी। फिर आपका यूनियन लिस्ट हो गया, स्टेट लिस्ट हो गया, कॉन्करेंट लिस्ट हो गया, हर तरह के जितने भी लिस्ट हैं उन सभी पे यूनियन टेरिटरी पे बनेंगे। जैसे लद्दाख हो गया, या फिर आपका जो भी चंडीगढ़ है, दैट इज दादरा एंड नागर हवेली है, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, ये सारे हो गए, अंडमान एंड निकोबार, ये सभी पे बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद प्रेसिडेंट जो है वो उनका भी रोल आ जाता है कि टू मेंटेन पीस, प्रोग्रेस, गुड गवर्नमेंट इन अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नागर हवेली, दमन एंड दीव, ये सभी में इनके पास पावर्स होती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो देखिए जो भी प्रेसिडेंट अगर मान लेते हैं कोई रेगुलेशंस बना रहे हैं, लेट से रेगुलेशंस बना रहे हैं अंडमान एंड निकोबार से रिगार्डिंग, लक्षद्वीप से रिगार्डिंग, तो ये सारे रेगुलेशंस का सेम इफेक्ट होगा एज अ लॉ। लॉ जिस तरह से
कोई लेजिस्लेटिव असेंबली बनाए स्टेट वाली या कोई पार्लियामेंट लॉ बनाती है तो सेम पावर इज बीइंग गिवन। तो प्रेसिडेंट को एब्सोल्यूट पावर दी गई है यहाँ पे यूटी के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। यहाँ तक कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखें कि अगर किसी यूनियन टेरिटरी के लिए हाई कोर्ट बनाना है तो उसको वो हाई कोर्ट बनाने की पावर जो है वो पार्लियामेंट को दी गई है, यानी पार्लियामेंट हैज बीन ऑथराइज्ड विद दैट मच ऑफ पावर कि आप जो है वो क्या बना सकते हैं, हाई कोर्ट बनाने के लिए आपके पास पावर है, आप हाई कोर्ट किसी भी यूनियन टेरिटरी के लिए बना सकते हैं। जैसे कि अंडमान एंड निकोबार की बात करें, अंडमान एंड निकोबार बेसिकली कलकत्ता के अंतर्गत, कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, लेकिन अगर लेट से अंडमान एंड निकोबार का खुद का हाई कोर्ट बनाना है तो वो पार्लियामेंट बना सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। देखिए और बहुत सारी हम लोगों ने चीज़ों को डिस्कस किया है, बट एक छोटा सा टॉपिक और रह जाता है, थोड़ा सा हम डिस्कस कर ही लेते हैं यहाँ पर कि देर आर समथिंग कॉल्ड एज द स्पेशल प्रोविजंस, स्पेशल प्रोविजंस ऑफ दिल्ली, क्योंकि दिल्ली को भी स्पेशल प्रोविजंस दिए गए। वैसे तो हम ये सारी चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे, जैसे कि मैं बताया आर्टिकल नंबर 239 से 41 तक पार्ट 8 के अंतर्गत डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा डिटेल में पता चलेगा। फिर भी हम यहाँ थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं दिल्ली के बारे में। देखिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना दिल्ली से रिलेटेड, कि आर्टिकल दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 239 ए डबल ए जो है वो आर्टिकल के अंतर्गत आता है, और 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991 के अंतर्गत जो है दिल्ली को यूनियन टेरिटरी से एनसीटी दैट इज नेशनल कैपिटल टेरिटरी बनाया गया था। दिल्ली में अगर आपको देखने के लिए मिलेगा तो सर दिल्ली में आपको 70 मेंबर्स की सीट दी गई है, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली में 70 सीटें हैं जो कि डायरेक्ट पीपल के द्वारा इलेक्ट की जाती हैं, और इसमें इसका 10% फिक्स एक रूल है, 10% वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनेंगे, 7 हो गए आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनते हैं 7, ठीक है। यहाँ का इलेक्शन कैसे होता है, जो पीपल मतलब इलेक्शन में पार्ट लेते हैं डायरेक्टली, तो ये इलेक्शन करवाता कौन है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करवाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर आपको पता होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर भी होते हैं, ठीक है, और ये साथ साथ आपके चीफ मिनिस्टर भी हो जाएंगे। अगर ये दोनों के बीच में क्लैश होता है ना तो जो मैटर है वो प्रेसिडेंट फिर डिसाइड करते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद लेट से लेफ्टिनेंट गवर्नर अपना जैसे सेशन में नहीं है लेजिस्लेटिव असेंबली, तो जिस तरह से ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं 123 के अंतर्गत, 213 के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करते हैं गवर्नर के ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, उसी तरह से यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी दिया गया ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। बट आपको पता होगा कि जैसे ही फिर री असेंबली होगी, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अपना जो प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट प्रेसिडेंट और गवर्नर वाले में, कि री असेंबली होगी तो 6 वीक्स के अंदर आपको क्या कराना होता है, उसको फिर से अप्रूव कराने की जरूरत पड़ती है, तो वो सारी चीजें हो जाती हैं, ठीक है। एक और टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। रीजन है कि हम लोग कोशिश ये सोच रहे हैं कि जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ना वो आपके साथ डिस्कस कर ही लें, ताकि क्वेश्चंस अगर आए ना तो आप आसानी से सॉल्व कर सकें। ऑल्दो देखिए जितनी चीजें थी ना वो आगे ही डिस्कस हो गई है, ये सारी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस आपको बहुत कमतर देखने के लिए मिलेंगे, फिर भी वन लाइनर टाइप के होते हैं। आ गए तो आप थोड़ा सा अगर प्रिपेयर्ड रहेंगे, या फिर आपने थोड़ा भी अगर इस लेक्चर्स को नोट्स में नहीं बनाया ये सारे पार्ट्स का, फिर भी अगर आपने सुन के रखा है ना तो आप कुछ एलिमिनेट कर लेंगे, ठीक है। एडवाइजरी कमिटीज ऑफ यूटी की बात कर लेते हैं। देखिए एडवाइजरी कमिटी ऑफ यूटीज जो है वो नोडल जो इसकी नोडल मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आती है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है। इसका बेसिकली वर्क क्या होता है, तो जैसे कि जब हम यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं तो जो भी उनके लेजिस्लेशन से रिलेटेड हो गया या फाइनेंस से रिलेटेड हो गया, बजट से रिलेटेड हो गया, वो सारे पे ये डिसीजन लेती है, ठीक है। ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 के अंतर्गत हुआ, मतलब इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ, ठीक है। ये जो है ये अपने आप में क्या है ना कि जैसे यूटीज होते हैं, ठीक है, यूटीज का अपना एक फोरम क्रिएट किया जाता है होम मिनिस्टर के पास, तो सो दैट दे कैन टेक द हेल्प, और यहाँ पर जो इसको चेयर करते हैं, जैसे कि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है तो चेयर इसे होम मिनिस्टर ही करेंगे। तो ये सारी चीजें थी, बेसिक बातें थी जो हम लोगों ने डिस्कस कर ली कि क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। देखिए एक और टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, चलिए आप लोग के साथ एक डिस्कस ये कर लेते हैं कि सर हम स्टेट्स की बात उतनी देर से कर रहे हैं, हम यूटीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्टेट्स की भी बात कर रहे हैं, हम यूटीज की भी बात कर रहे हैं, थोड़ा सा इसके बीच में क्या डिफरेंस को समझ लें तो क्या, देखिए डिफरेंस जैसा कुछ है नहीं असली में, अगर आप देखें तो डिफरेंस तो आपको भी पता है, बट फिर भी अगर आप डिफरेंस की बात करते हैं तो देखिए क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं, आप खुद कॉमन सेंस लगाते जाएंगे और धीरे धीरे आपके पास आंसर आता जाएगा। स्टेट्स की बात करेंगे तो स्टेट्स का जब भी आपके कॉन्टेक्स्ट आएगा तो आपके दिमाग में आएगा सर फेडरल सेटअप, डिवीजन ऑफ पावर होगा ये सारे। जैसे ही मैं यूनियन टेरिटरी की बात करूंगा तो जितना हम लोगों ने डिस्कस किया उसके अनुसार आप बोलेंगे सर ये तो यूनिटरी सेटअप है, क्योंकि पावर तो किसके पास है, सेंटर के पास। यहाँ तो कम से कम सेंटर और स्टेट थोड़ा ही हॉलो कैंडी के रूप में ही, लेकिन है तो कम से कम। चलिए ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की तो हम लोगों ने बात कर ली।
यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी ऑटोनॉमी, थोड़ी ही सही बट ऑटोनॉमी दी तो गई है, ठीक है, क्वासी फेडरल है बट ठीक है ऑटोनॉमी है। यहाँ तो किसी भी तरह का ऑटोनॉमी हमें देखने के लिए नहीं मिलता। यहाँ पर हमें यूनिफॉर्मिटी देखने के लिए मिलती है, यहाँ किसी भी तरह की यूनिफॉर्मिटी गवर्नमेंट में नहीं देखने को मिलता। अब आप बोलेंगे यूनिफॉर्मिटी सर क्या, आपको सेंटर में प्रेसिडेंट दिखता है, यहाँ गवर्नर दिखता है, यहाँ पीएम दिखेंगे, यहाँ पर सीएम दिखेंगे, तो इस तरह से यूनिफॉर्मिटी होती है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास गवर्नर एज ए हेड होता है, वो क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट, हम लोग ने ये डिस्कस कर लिया है। लेकिन यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटर हो गया या एलजी हो गया, वो तो एजेंट है, ही इज एन एजेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ही इज नॉट द हेड ऑफ द स्टेट और समथिंग लाइक दैट। तो ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर गवर्नर आपका कर रहा है, यहाँ पर अगर देखें तो पावर्स जो है वो तो प्रेसिडेंट के ही पास है, ठीक है। यहाँ पर अगर देखें तो पार्लियामेंट जो है वो स्टेट से रिलेटेड लॉ बना सकता है, हाँ बना सकता है, स्टेट लिस्ट से लॉ बना सकता है, हाँ बना सकता है, लेकिन सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस में। कुछ कंडीशंस हैं, जब हम फेडरल सेटअप बात करेंगे आर्टिकल 249, 50, जब हम लोग डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल 249, 250 के अंतर्गत ये सारी जो चीजें होती हैं, इन सभी में जो है वो स्टेट लिस्ट के भी सब्जेक्ट्स पे पार्लियामेंट बना सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ तो ऑल टाइम बना सकते हैं, कभी भी जो भी आ गए वो सारे में पार्लियामेंट बना लेगा, तो ये सारी चीजें होती है इसमें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ देखिए बहुत हम लोगों ने क्लैरिटी के साथ डिस्कस किया, इतना ज्यादा डिटेल्ड और इतना कंटेंट रिच जो है ना वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। सिर्फ हम 45-46 मिनट्स में आपको इतना सारा कंटेंट दे रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। हो सकता है कुछ पार्ट ऐसा हो सकता है जहां थोड़ा आपको समझने में दिक्कत आ रहा हो। बेसिकली ये वीडियो है, रिपीट करने का कोई मतलब इसमें ये नहीं है, रिपीटेशन आपके पास है, आप जस्ट वीडियो को रिपीट करें, फिर से थोड़ा सा बैक करें और फिर से देखें, वो चीजें वो वहां पर क्लियर करने की कोशिश करें, आपको क्लियर हो जाएगा। कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन रहता है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और किसी भी तरह के डाउट्स के लिए वी हैव गिवन दी आईडी आल्सो फॉर दैट मैटर, कि आपको किसी भी तरह की अगर किसी भी तरह के अगर आपको क्वेरीज हैं तो आप इस पे पूछें, दैट इज ऑन योर, ठीक है, ये आपके पास टेलीग्राम पर, ठीक है। बाकी यही आईडी आपको हर जगह है, फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी देखिए इसी तरह के लेक्चर्स आते रहेंगे, और इन सभी लेक्चर्स का बेनिफिट आपको एक बार एग्जाम हो जाने दीजिए, फिर देखते हैं इसके, ठीक है। थैंक